नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां खराब मौसम के चलते 1 से 5 सितंबर तक अस्थायी रूप से रोकी गई है यात्रा। अब दोबारा शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि मौसम में सुधार होने के बाद से प्रशासन ने यात्रा संचालन को और साथ ही पंजीकरण को 6 सितंबर से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन भी करें। और वही देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण और अन्य आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे, एक बार आपको सुना देते हैं। हजारों हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा, उनमें से आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं आपको भी, और आपके साथ साथ आपके माता पिता जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा, लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखा होगा। साथ ही अगर मैं आपके गुरु का नाम न लूं, उनका स्मरण न करूं, तो मुझे लगेगा कि अदांकी जी ने इतनी बड़ी बात यहां पर कही कि इनके गुरु को सारा स्मरण हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, तो मैं कैसे उन गुरुओं को स्मरण न करूं जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक हमारी नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हमारे देश के नौनिहालों को कर्णधार बनाएंगे, और वो कर्णधार आने वाले समय में राज्य में और देश में, राज्य का भी देश का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपके कंधों पर अब समाज और प्रदेश के भविष्य को, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, संवारने की जिम्मेदारी है। जब किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए नित नए नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजातीय समाज के विकास के लिए दिया जाने वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे राज्य में
4 एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अनेक प्रकार से उनके व्यक्तित्व के विकास पर समग्र रूप से वहां काम किया जा रहा है, समग्र रूप से शिक्षा दी जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। मैंने स्वयं हमारे जो आदिवासी विभाग के मंत्री हैं उनसे मैंने स्वयं निवेदन किया है, मैंने अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में भी एक आवासीय विद्यालय जरूर खोलना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, जहां आज एक ओर हम जनजाति समाज के बच्चों को प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं राज्य में 16 आश्रम, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजाति समाज के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जनजाति समाज के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। साथ ही पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया था, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में सख्त, जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा पहले के समय में लैंड माफिया लैंड जिहाद करके प्रदेश में बिना किसी डर के कहीं हरी चादर, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे थे, लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अभी तक 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस लैंड माफिया से मुक्त कराने का काम हमने किया है। यही नहीं, हमने राज्य में 550 के करीब अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हमने हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में, देश में सबसे पहले सभी के लिए एक समान कानून लागू, समान नागरिक संहिता का कानून भी हमने राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे कि सभी को समान अधिकार देने का कार्य हुआ है। हमने अपनी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों के विशेष रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा जब से हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, तब से एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप सबको पता होगा, आज नकल माफिया जेल की चक्की खींच रहे हैं। और जब हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई करना प्रारंभ किया, आज तक भी वो नकल माफिया कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से खुरापात करने का प्रयास करते हैं। तब उन्होंने हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को हमारे खिलाफ ही बरगलाने का प्रयास किया, उनको सड़कों पर उतारने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने के लिए उनको उकसाया। लेकिन भाइयों बहनों, जब नीति अच्छी हो और नियत साफ हो, जब आपका मन बिल्कुल साफ काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, किसी अच्छी काम के लिए आगे बढ़ रहा हो,
तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज का भी साथ मिलता है। और पूरे प्रदेशवासियों ने हमारी सर पर हाथ रखा, हमारी पीठ पर हाथ रखा। हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी। आपने देखा होगा देहरादून में भी बड़े स्तर पर तोड़फोड़ करवाने का प्रयास किया गया था। उस समय तमाम दुकानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हम जानते थे कि अगर हम अब रुक गए, हम झुक गए, हम दब गए, तो मेरी नई पीढ़ी, हमारे कर्णधार ये आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए इनके भविष्य को आगे लाने के लिए आलोचना सहना हमने स्वीकार किया। हमने उनकी आलोचना सही, उनका विरोध भी सहन किया, लेकिन अंततः नकल का कानून भी हम लेकर आए। और वो नकल का कानून पूरे देश के अंदर सबसे सख्त नकल कानूनों में से एक है। उसी का परिणाम हुआ कि आज जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। अब कोई पेन ड्राइव से नकल नहीं होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत प्रिय छात्र एवं छात्राएं भी यहां बैठे हैं और 15 हमारे शिक्षक भी आज इसीलिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए उनकी योग्यता प्रतिभा को सम्मान मिला है, उनको जो है आज ये नियुक्ति मिली है, क्योंकि ये नकल का कानून लागू हुआ है। पारदर्शिता के साथ भर्तियां हुई हैं और आने वाले समय में अब कोई नकल माफिया, कोई भ्रष्टाचारी आपकी मेहनत के साथ, आपकी योग्यता प्रतिभा के साथ छल नहीं कर पाएगा, आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। आप पढ़िए, लिखिए, खूब तैयारी करिए। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। आपके गुरुजन जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनके भी सपने हैं। उनके सपनों के साथ साथ आपके लिए समाज के भी सपने हैं। क्योंकि कोई भी बेटा या बेटी किसी गांव से निकलती है, किसी गांव से निकलता है, मोहल्ले से निकलता है, छोटे से कस्बे से निकलता है, तो केवल एक माता पिता का बेटा बेटी ही नहीं रह जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ पूरे समाज की भावनाएं जुड़ जाती हैं। पूरा समाज उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उनके लिए प्रार्थना करता है कि आगे जाएं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। जब खेलने का समय है खूब खेलिए, लेकिन जब पढ़ने का समय है खूब मन लगाकर पढ़िए। क्योंकि ये पढ़ने लिखने का ये कालखंड आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अभी श्रीधर बाबू अदांकी ने 96 में हाई स्कूल किया, मैंने 91 में किया। अगर ये भी सोचें कि मैं दोबारा से विद्यार्थी बन जाऊं, विद्यार्थी तो व्यक्ति जीवन भर रहता है, हमेशा सीखता है। जब तक उसका ये जीवन रहता है तब तक सीखता ही रहता है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी हमेशा रहता है। लेकिन कक्षा में बैठकर, जैसे इनके गुरुजन जिनकी स्मृति इनके 22 के बाद वापस आई, उनके ये दोबारा से शिष्य पूरे जीवन भर रहेंगे, लेकिन क्लास में बैठने वाले शिक्षक दोबारा नहीं बन सकते। और आप सब भी अगर ये सोचोगे आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, कि मैंने उस समय और मेहनत कर ली होती और अपने को एकाग्र कर लिया होता और ध्यान से मैंने पढ़ाई कर ली होती, ये समय मेरा दोबारा आ जाए, तो मेरे बेटे बेटियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये समय लौटकर नहीं आएगा। समय बहुमूल्य है। समय कभी वापस लौटकर नहीं आता है। जैसे आज तारीख कितनी है गणेश जी? 6 तारीख सितंबर का महीना, 11:35 घड़ी दिखा रही है। ये अब हमारे जीवन में ये समय किसी के भी कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय की महत्ता को पहचानिए। अपने ये दिन फालतू के कामों में मत लगाइए। केवल जो है इधर गए उधर गए, आजकल बच्चों को हो गया है, कई बार मोबाइल भी देखते रहते हैं दिन भर, सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं। उसका भी अपना महत्व है, लेकिन एक सीमा तक, उसकी एक समय सीमा निर्धारित करिए कि कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये बात मैं आज
मेरा कहने का कोई इरादा नहीं था श्रीधर जी, ये आपने जो भाषण दिया, गुरु की जो बात कही, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में थोड़ा बहुत जो मैंने भी कुछ अनुभव किया है, जो जीवन में कुछ घूमा हूँ, पढ़ा हूँ, समाज में गया हूँ, जो थोड़ा मेरे को आत्मबोध हुआ कि मुझे लगा कि मेरे इतने प्रिय छात्र। और वही खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस बार मानसून की भारी बारिश ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक व्यापक तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की चुनौतियां लगातार बढ़ाई है और आम लोगों की जिंदगी कठिन बना दी है। सड़कों, पुलों और बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे आवाजाही बाधित हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी है। आपको बता दें कि अगस्त में कई रिकॉर्ड मिलीमीटर बारिश देखने को मिली, दर्ज की गई है, जो पिछले 10 साल में सबसे अधिक मानी जा रही है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग भी शामिल है। आपको बता दें, आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार 1 अप्रैल से अब तक 96 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 115 घायल हैं और 90 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो 229 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और कई जगह पे आशंका पूरी तरह से ये जताई जा रही है कि मकान जो है वो क्षतिग्रस्त देखने को मिले। अब तक 5,000 करोड़ से अधिक लोगों का नुकसान माना जा रहा है। आपको बता दें, जल्द ही केंद्र की टीम नुकसान का आकलन भी करेगी। और वही उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयीय टीम सोमवार को राज्य के दौरे पर आएगी। आपको बता दें, इस दौरे की तैयारियां आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है। विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि राज्य में हुई वास्तविक क्षति का आकलन करने के लिए शीघ्र ही पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया है, जिससे पुनर्वास और राहत कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। केंद्रीय टीम अपने भ्रमण के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी और प्रभावित लोगों से संवाद भी साझा करेगी। इस दौरान राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी टीम के साथ मौजूद रहेंगे और शासन स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। और वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान से अब कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्पष्ट किया है कि ये बयान हरीश रावत का व्यक्तिगत बयान है, उनका खुद का मत है और इससे कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवाद राजनीति में विश्वास नहीं रखती है और हमेशा समावेशी राजनीति करती आई है। करण माहरा ने कहा कि हरीश रावत अपने बयान को किस संदर्भ में दे रहे हैं, वो स्वयं इसे बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि गौरतलब है कि हरीश रावत ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि अब ब्राह्मण समाज के लोगों को कांग्रेस से जुड़ना चाहिए, जिसके बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष भले मैं हूं, लेकिन पार्टी में गणेश गुदियाल भी है। पार्टी को इस समय जो चला रहे सूर्यकांत धस्माना, वो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ विजय सारस्वत जो पार्टी के संगठन चला रहे, वो भी ब्राह्मण है। यहाँ जो पहले थे मथुरा दत्त जोशी, वो भी ब्राह्मण थे। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। उनका जो तात्पर्य था उसको वो बेहतर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके का भेदभाव नहीं किया है। जो योग्य है उसको यथा योग्य जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं, ऐसा कहीं नहीं है। और हम तो सेकुलर पार्टी के लोग हैं, हम लोग जो भी जिस योग्य होगा उसको उसमें अकोमोडेट करते हैं। और उनका मुझे जो लगता है कि ब्राह्मण जो व्यक्तित्व है वो कांग्रेस का चरित्र है। हमारे यहाँ पूरे देश के नागरिकों को एक लेके चलने की राय दी जाती है। हमारे यहाँ कैसे विकास होगा, बेहतर विकास होगा, वो राय दी जाती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का पार्ट है कि किस तरीके से राष्ट्र की एकता, अखंडता को हम अक्षुण्ण रख सकें। हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग का पार्ट है, हम किसी का दिल ना दुखाएं। हमारे यहाँ नफरत को खत्म करके प्रेम बढ़ाने की बात की जाती है, और यही काम एक गुरु का होता है। तो जिस पार्टी का पूरी आइडियोलॉजी गुरुत्व पे टिकी हुई है, वो ब्राह्मणों का विरोध कैसे कर सकते हैं? सर, उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में आपको लगता है कि यहाँ का जो ब्राह्मण वोटर है, क्योंकि यहाँ अपर क्लास से दो ही वोटर है, ठाकुर और ब्राह्मण, यहाँ का अपर क्लास वोटर बीजेपी के साथ गया, जो हरीश रावत कहते हैं कि देश में पूरा शिफ्ट हुआ है। देखिए,
ये राम मंदिर का जिस समय से निर्माण की बात चली और बीजेपी ने जिस तरीके से फेक चीजें चलाने का काम किया, क्योंकि राजीव जी ने जो किया वो सबको पता है, जो काम नरसिम्हा राव जी ने किया वो भी सबको पता है, और बीजेपी ने कोर्ट के निर्देश आने के बाद जो चीजें हुई हैं वो भी सबको पता है, खासकर पढ़े लिखे लोगों को। लेकिन बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया और उसका उसने लाभ उठाया, और उस समय निश्चित ही जो धर्म को ज्यादा मानने वाले लोग थे वो उस धार्मिक भावना के फलीभूत उधर हो गए। लेकिन अब जिस तरीके का कुशासन आया है, जिस तरीके से रामनवमी को दरकिनार करते हुए एक नई डेट कर दी राम जी के आने की, जिस तरीके से पूरे मंदिर का निर्माण हुए बिना वहां मूर्ति की स्थापना कर दी गई, और जो ब्राह्मण था जिसने वो मूर्ति की स्थापना कराई उसका एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु, वो कहता भी है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सब चीजों से लोग परेशान हैं। लोग अब वापस कांग्रेस की ओर को देख रहे हैं, और ब्राह्मण समाज की खासकर मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी अपनी एक मात्र पार्टी रही है, और समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं, इसीलिए हम बद्रीनाथ और हरिद्वार जीत पाए। और फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।